नीली आंखों वाली लड़की। मैक्सिम गोर्की की यह कहानी एक पुलिसमैन की भावनाओं तथा उसके अंदर की कशमकश को दर्शाती है। तो कहानी इस प्रकार है। नीली आंखों वाली महिला। सहायक पुलिस अफसर पोत्सीवलो यूक्रेन का रहने वाला था, मोटा और उदास। दफ्तर में बैठा वह अपनी मूंछों में बल डाल रहा था तथा उदास चेहरा बनाए खिड़की से बाहर पुलिस स्टेशन के अहाते में ताक रहा था। दफ्तर अंधेरा, दम घोटू और बहुत ही शांत था। घंटे के पेंडुलम की टिक टिक के अलावा जो एक सुर से घड़ियां गिन रहा था और कोई आवाज नहीं आ रही थी। बाहर अहाते में खूब उजाला था, बरबस मन को खींचता था। उसके बीच में उगे वज्र के 3 पेड़ भरपूर छाया किए थे और इस छांव में पुलिसमैन कुखारिन जो अभी अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस लौटा था, घास के एक ढेर पर जो आग बुझाने वाले घोड़ों के लिए वहां जमा थी, पड़ा सो रहा था। यही वह नजारा था जिसने सहायक पुलिस अफसर पोत्सीवलो का पारा गर्म कर दिया था। उसका जूनियर सो सकता था, जबकि उसे अभागे चीफ को इस दड़बे में बैठना तथा दम घोट हवा में सांस लेना पड़ रहा था। पत्थर की दीवारें गंध छोड़ रही थीं। उसने कल्पना की, कितना आनंद आता यदि वह वहां वज्र वृक्षों की छाया में भीनी सुगंध वाली घास के उस ढेर पर सो पाता। लेकिन इसका समय कहाँ था। फिर उसका पद भी इसकी इजाजत नहीं देता था। सोचते सोचते उसने अपने शरीर को सीधा किया, जवाई ली और पहले से और भी अधिक खींच उठा। उसके मन में पुलिसमैन कुखारिन को जगाने की इच्छा इतने जोर से उभरी कि दवाई ना दबी। ए कुखारिन, ए सुअर कुखारिन, वह गर्जा। उसके पीछे का द्वार खुला और किसी ने अंदर पांव रखा। पोत्सीवलो पहले की तरह खिड़की से बाहर देखता रहा। ना तो उसने पलट कर पीछे की ओर देखा और ना ही यह जानने के लिए जरा भी उत्सुकता प्रकट की कि कौन आया है। द्वार के रास्ते में खड़ा अपने बोझ से फर्श के तख्ते को चरमरा रहा था। कुखारिन पर उसके गरजने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह कसमसाया तक नहीं। वह गहरी नींद में सो रहा था। अपने हाथों को उसने तकिया बना रखा था तथा उसकी दाढ़ी ऊपर की ओर किए आसमान से बतिया रही थी। सहायक पुलिस अफसर को लगा जैसे उसके मातहत के खर्राटे भरने की आवाज उसकी खिल्ली सी उड़ा रही हो, झपकी लेने की उसकी अपनी इच्छा को उकसा रही हो तथा ऐसा ना कर सकने पर उसे कोच और कुरेद रही हो। इससे खींच और भी तेज हो गई। उसके मन में हुआ कि अभी उठ कर जाए और कुखारिन की मोटी तोंद पर कसकर एक लात जड़े। फिर उसकी दाढ़ी पकड़कर खींचता हुआ उसे छांव से बाहर ले आए तथा झुलसा देने वाली धूप में खड़ा कर दे। ए, वहां पड़ा खर्राटे भर रहा है, सुनता नहीं? हुकुम सरकार, ड्यूटी पर अब मैं हूँ। उसके पीछे से एक नरम आवाज आई। पोत्सीवलो घूम गया तथा उस पुलिसमैन पर अपनी चौंधिया लेने वाली आंखें जमा दी, जो सूनी आंखों से मुंह फाड़े उसकी ओर ऐसे देख रहा था कि कब हुकुम मिले, जिसकी तामील में वह फौरन जमीन आसमान एक कर दे। पोत्सीवलो ने कहा, क्या मैंने तुम्हें बुलाया था? पुलिसमैन बोला, नहीं हुजूर। पोत्सीवलो ने फिर कहा, क्या तुम्हारी पेशी थी? उसकी आवाज बहुत तेज थी तथा वह अपनी कुर्सी में धंस गया। पुलिसमैन ने कहा, नहीं हुजूर। तब अपनी खोपड़ी की खैर चाहते हो तो यहाँ से तुरंत जहन्नुम रसीद हो जाओ। उसका उल्टा हाथ किसी ऐसी चीज की टोह में मेज पर पहुंचा जिससे उसकी खोपड़ी की मरम्मत की जा सके तथा दाहिना हाथ मजबूती से कुर्सी की पीठ को दबोचे था। मगर पुलिसमैन दरवाजे में से चुपचाप पहले ही गायब हो गया। उसका इस प्रकार जाना सहायक पुलिस अफसर को नहीं सुहाया। उसे यह असभ्यतापूर्ण मालूम हुआ। इसके अलावा उसके प्रति अपनी खींच उतारना भी बेहद आवश्यक था, जिसे दफ्तर की उमस, काम के बोझ, सोते हुए कुखारिन, आने वाले मेले तथा अन्य किसी भी अप्रिय बातों ने बिना बुलाए दिमाग में घुसकर उकसा दिया था। वह द्वार से चिल्लाया, इधर आओ। पुलिसमैन लौट आया और द्वार में तनकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर डर का भाव झलक रहा था। पोत्सीवलो गुर्राया, बेवकूफ। आंगन में जाओ तथा उस गधे के बच्चे
कुखारिन को जगा कर कहो कि थाने का आंगन खर्राटे भरने की जगह नहीं है, बस चले जाओ। अच्छा सरकार, एक महिला थाने में आई है। और पुलिस वाले ने कहा। पोसी वालों ने कहा, क्या एक महिला? कैसी महिला? लंबा कद, मूर्ख। वह क्या चाहती है? आपसे मिलना। पूछो क्यों मिलना चाहती है, जाओ। मैंने पूछा था मगर उसने नहीं बताया। कहने लगी वह खुद सरकार से बात करना चाहती है। अजीब मुसीबत है यह लड़कियां भी। उसे यहाँ लेवा लाओ। क्या वह युवती है? हाँ सरकार। अच्छा उसे पेश करो, मगर जल्दी। पोथी वालों ने नर्म पड़ते हुए कहा। वह तन कर बैठ गया तथा मेज पर पड़े कागजों को उलटने पलटने लगा। उसने अपने उदास मुख पर अफसराई का कठोर नकाब धारण कर लिया। पीछे से महिला के स्कर्ट के सरसराने की आवाज सुनाई दी। उसने आधा मुड़कर अपनी आसामी की तरफ देखा और पैनी नजर से उसका जायजा लेते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बिना कुछ कहे सिर झुकाए उसने अभिवादन किया तथा धीरे धीरे मेज की तरफ आ गई। उसकी भौहें खिंची थी और अपनी गंभीर नीली आंखों से वह अफसर की तरफ देख रही थी। निम्न मध्यम वर्ग की स्त्री की तरह वह मामूली और सीधे साधे कपड़े पहनी थी। उसके सिर पर एक शॉल पड़ा था तथा वह कंधों पर बिना आस्तीन का एक भूरा लवादा डाले थी, जिसके किनारों को वह अपने छोटे छोटे सुंदर हाथों की नाजुक उंगलियों से निरंतर मसोड़ रही थी। उसका कद लंबा, बदन गुदगुदा और बक्ष खूब भरे पूरे थे। उसका माथा ऊंचा और ज्यादातर स्त्रियों से ज्यादा गंभीर और कठोर था। उसकी उम्र 27 के आसपास मालूम होती थी। वह बहुत ही धीरे धीरे और ख्यालों में डूबी मेज की ओर बढ़ रही थी, मानो मन ही मन कह रही हो, क्या उल्टे पैरों लौट जाना अच्छा ना होगा? नमूना बढ़िया है, जिसे निशाना बनाए उड़ा दे। पोतसी वालों ने सोचा। परेशानी की पुड़िया, मैं जानना चाहती हूँ। भरी और समृद्ध स्वर में उसने कहना शुरू किया और फिर रुक गई। उसकी नीली आंखें मुश्किल में अफसर के मुख पर टिकी थी। बैठ जाओ, अब बताओ तुम क्या जानना चाहती हो? पोतसी वालों ने अफसरी मुद्रा में पूछा और मन ही मन सोचा, है बढ़िया, पूरी रस भरी। मैं उन कार्डों के लिए आई हूँ, उसने बताया। कैसे कार्ड? रिहाइश के? नहीं बे नहीं। तो फिर कौन से कार्ड? बे जो उन्हें दिए जाते हैं औरतों को, उसने अटकते और शर्म से लाल होते हुए कहा। औरतों? कैसी औरतों? क्या तात्पर्य है तुम्हारा? अपनी भौं को उठाते तथा छेड़छाड़ के भाव से मुस्कुराते हुए पोतसी वालों ने पूछा। दूसरी तरह की औरतों, वे जो सड़कों पर घूमती हैं रात को। तो तुम्हारा अर्थ यह है कि वेश्याएं? पोतसी वालों की बत्ती सी खिल गई। हाँ, मेरा मतलब यही है। महिला ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई भी, मानो अब जबकि वह शब्द उच्चारित हो चुका है उसका काम सरल हो गया। अरे यह तुम क्या कह रही हो? हाँ तो? पोतसी वालों ने फिर उसे उकसाया। वह किसी दिलचस्प राज के प्रकट होने की आशा कर रहा था। मैं उसी प्रकार के कार्डों के सिलसिले में आई हूँ, स्त्री ने कहना आरंभ किया और एक आह भरकर तथा अपने सिर को अजीब ढंग से झटका देते हुए, जैसे किसी ने उस पर हमला किया हो, कुर्सी पर ढह गई। समझा, तो तुम चकला चलाने की बात सोच रही हो? नहीं, मैं स्वयं अपने लिए कार्ड चाहती हूँ। और उसका सिर झुकता चला गया। बहुत नीचे। ओह, तुम्हारा पुराना कार्ड कहाँ चला गया? अपनी कुर्सी को उसकी कुर्सी के और अधिक पास खिसकाते और उसकी कमर की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए पोतसी वालों ने पूछा। उसकी एक आंख निरंतर दरवाजे पर थी। कैसा पुराना कार्ड? मेरे पास कोई कार्ड वार्ड नहीं है। तीखी नजर से उसने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके हाथ के स्पर्श से बचने की कोई कोशिश नहीं की। इसीलिए कि तुम लुक छुप कर धंधा करती थी। क्यों? बिना नाम दर्ज कराए। कितनी ऐसा करती हैं, मगर तुम नाम दर्ज कराना चाहती हो। यह ठीक है, अधिक सुरक्षित है। उसे बढ़ावा देते और उसके बदन पर और भी ज्यादा खुलकर हाथ डालते हुए पोतसी वालों ने कहा। मैंने पहले कभी यह धंधा नहीं किया, महिला ने कहा और उसने अपनी आंखें झुका ली। क्या वाकई? यह कैसे हो सकता है? मेरी समझ में नहीं आता। अपने कंधों को उचकाते हुए पोतसी वालों ने बोला।
मैंने इस पर अभी सोचना आरंभ किया है। पहली बार मेले में यहाँ आने पर धीमी आवाज में अपनी आंखों को उठाए बिना महिला ने स्पष्ट किया, अच्छा यह बात है। पोतसीवालों ने अपना हाथ उसकी कमर पर से हटा लिया, अपनी कुर्सी को वापस सरकाया तथा पीठ से कमर टिका कर बैठ गया, खोया हुआ सा। दोनों के दोनों खामोश थे। तो यह बात है, ठीक है, तुम चाहती हो। यह गलत है और मुश्किल है, यानी देखो ना। हाँ तो बड़ी विचित्र बात है, मगर सच पूछो तो मेरी समझ में नहीं आता कि तुम कैसे वह सब कर सकोगी। यानी अगर तुम वाकई वही करना चाहती हो जो तुम कहती हो। सहायक पुलिस अफसर तजुर्बेकार था। उसने देखा कि सचमुच में बात ऐसी ही है। वह इतनी सहज, स्वस्थ तथा भली थी कि वह बदनाम धंधे की सदस्य नहीं बन सकती थी। इस धंधे के निशानों का जो कि हर वेश्या के मुख पर अंकित होता है, चाहे वह कितनी ही नौसिखिया या अनुभवहीन क्यों ना हो, उसमें कमी थी। आप सच कहते हैं, उसके मुंह से निकला और विश्वास में उमड़ कर उसकी तरफ झुक गई। सच, मेरा रोम रोम इसका साक्षी है। क्या मैं झूठ बोलूंगी? मैं जो इस घिनौने धंधे तक को अपनाने का एक बारगी इरादा कर चुकी हूँ, निश्चय ही नहीं। मगर मुझे पैसा चाहिए। मैं विधवा हूँ। मेरा पति वह बोट चलाता था। पिछले अप्रैल के महीने में बर्फ टूटने से डूबकर मर गया। मेरे 2 बच्चे हैं, 9 वर्ष का एक लड़का और 7 साल की एक छोटी सी लड़की। और पैसा एक नहीं है, सगे रिश्तेदार भी कोई नहीं। जब मेरा विवाह हुआ मैं अनाथ थी। मेरे पति के रिश्तेदार बहुत दूर रहते हैं और वे मुझे भिखारी से ज्यादा नहीं मानते। मैं किसका मुंह देखूं? मैं कोई काम कर सकती थी, इसमें शक नहीं, मगर मुझे काफी पैसा चाहिए, इतना ज्यादा जितना कि मजदूरी से मुझे कभी नहीं मिल सकता। मेरा लड़का स्कूल में पढ़ता है। मेरा विचार है कि उसकी फीस माफ कराने के लिए मैं दरखास्त दे सकती हूँ, लेकिन उस पर मेरी जैसी अकेली औरत की दरखास्त पर कौन ध्यान देगा? और वह इतना छोटे होते हुए भी काफी होशियार लड़का है। उसे स्कूल से हटाना बहुत बुरा होगा। और मेरी छोटी लड़की, उसके लिए भी दुनिया भर की वस्तुएं चाहिए। जहाँ तक खरे धंधों का प्रश्न है, वे मिलते ही कहाँ हैं? और अगर कोई मिल भी जाए तो क्या मैं कर पाऊंगी? तथा उससे क्या कुछ मैं कर सकूंगी? अगर बावर्ची का काम करूं, महीने में सिर्फ 5 रूबल हाथ लगेंगे। यह काफी नहीं है, बिल्कुल काफी नहीं है। जबकि इस धंधे में अगर औरत का भाग्य चमक उठे तो वह इतना ज्यादा कमा सकती है कि अपने परिवार का पूरे 1 साल तक पेट भर सकती है। पिछले मेले में हमारे गांव की एक औरत ने 400 से भी ज्यादा रूबल बनाए थे। दौलत के इस अंबार के बल पर उसने जंगलों के वार्डन से शादी कर ली। अब कुलीन घराने की स्त्री की तरह जीवन बिताती है, खूब मस्ती से रहती है। अगर उसने वह ना किया होता, उसकी शर्म व लाज पर वह दाग ना लगा होता। लेकिन तुम स्वयं निर्णय करो। मुझे लगता है कि यह भाग्य का खेल है। सदैव भाग्य ही सब कराता है। और जब यह विचार मेरे मस्तिष्क में आ गया है, मैं समझती हूँ कि भाग्य मुझसे यही कराना चाहता है। अगर मैं पैसा कमा लेती हूँ, अंत भला तो सब भला। अगर इसके सिवा दुख और कलंक के और कुछ हाथ नहीं लगता तो मेरा भाग्य। इस प्रकार मैं इसे देखती हूँ। पोतसीवालों उसके हर अल्फाज को पकड़ रहा था। उसके लिए जैसे उसका पूरा चेहरा बोल रहा था। पहले उसके चेहरे पर भय की एक झलक थी, मगर धीरे धीरे उस दृढ़ निश्चय का भाव उसके चेहरे पर झलकने लगा। सहायक पुलिस अफसर बड़ी बेचैनी का और एक सीमा तक सकपकाहट का भी अनुभव कर रहा था। पहली बार उसे देखने पर उसके दिल में आशंका उठी थी और उसने सोचा था, इस जैसी औरत के हाथों में किसी बेवकूफ के फंसने भर की देर है। यह जीते जी उसकी चमड़ी उतार लेगी और उसकी हड्डियों पर जरा सा भी मांस नहीं रहने देगी। मगर अब उसकी कहानी सुनने के बाद उसने रूखी आवाज में कहा, मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। चीफ ऑफ पुलिस के पास अपनी दरखास्त भेजो, यह उसका कार्य है, और कमिश्नर का। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। वह अब उससे छुटकारा पाना चाहता था। वह फौरन खड़ी हो गई। अभिवादन में यूं ही जरा सा सिर उसने झुकाया और धीरे धीरे
दरवाजे की तरफ चली गई। पोत्सीवलो अपने होठों को कसकर भींचे और आंखों को सिकोड़े उसे जाता हुआ देखता रहा। उसकी पीठ पर थूकने से अपने को रोकने के लिए इसके अलावा वह और कर भी क्या सकता था। अच्छा, मुझे चीफ और पुलिस के पास जाना चाहिए। दरवाजे तक पहुंचने पर उसने घूम कर पूछा। उसकी नीली आंखें शांत संकल्प की मजबूती से उसे देख रही थी और उसकी माथे पर एक गहरी कठोर लकीर खींची थी। हाँ ठीक है, पोसीबलो ने तुरंत उत्तर देते हुए उसे निपटा दिया। अच्छा तो विदा, शुक्रिया, और वह बाहर निकल गई। सहायक पुलिस अफसर ने मेज पर अपनी कोहनियां टिका दी तथा वहां बैठा सीटी की आवाज में दिल ही दिल 10 मिनट तक कुछ गुनगुनाता रहा। अपना सिर उठाए बिना वह जोर से बड़बड़ा उठा। बच्चे, भला बच्चों को इससे क्या लेना देना, हरजाई कहीं की। और एक बार फिर वह खामोश हो गया काफी देर के लिए। अगर यह जीवन कौन कम हरजाई है। उसने जो कुछ कहा अगर वह सच है तो वह इंसान को अपनी कानी उंगली पर नचाता है। सच्चा व्यक्ति भी क्या करे, कहाँ सिर पटके। और फिर एक पल रुक कर अपने मस्तिष्क की कारगुजारी की आखिरी आहुति के रूप में उसने एक गहरी सांस ली, अपनी उंगलियों को चटकाया और जोरों के साथ यह शब्द उद्गार उछाल दिए, छिनाल, क्या तुमने मुझे बुलाया था? ड्यूटी पर तैनात पुलिसमैन फिर दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। थू, क्या आपने मुझे बुलाया था हुजूर? दफा हो जाओ। अच्छा हुजूर। मूर्ख, पोसीबलो के मुंह से निकला और खिड़की के बाहर उसने दृष्टि डाली। कुखारिन अभी भी घास के ढेर पर सोया हुआ था। स्पष्ट ही ड्यूटी पर तैनात पुलिसमैन उसे जगाना भूल गया था, किंतु सहायक पुलिस अफसर की झुंझलाहट गायब हो चुकी थी। सोते हुए पुलिसमैन को देखकर अब उस पर जरा भी प्रभाव नहीं हुआ। किसी चीज ने उसे आतंकित कर दिया था। उस औरत की शांत नीली आंखें उसकी कल्पना में तैर रही थी। वे उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, पक्के इरादे के साथ उसकी ओर ताक रही थी। इसने उसका हृदय बैठा दिया। वह बेचैनी को महसूस कर रहा था। घड़ी पर उसने एक दृष्टि डाली, अपनी पेटी को उसने कसा और फिर दफ्तर से बाहर चला गया। लगता है कि उससे फिर किसी वक्त मेरी भेंट होगी, भेंट होकर रहेगी, वह बड़बड़ा उठा। और उसकी मुलाकात हुई। शाम का वक्त था। बड़े दफ्तर के सामने वह ड्यूटी पर खड़ा था। तभी कोई 5 कदम की दूरी पर उसकी नजर पड़ी। वह चौक की ओर जा रही थी। वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता उसकी नीली आंखें सीधे सामने की ओर ताक रही थी। उसकी आंखों के उस सूनेपन में भी कुछ भाव था जो किसी को समीप नहीं फटकने देता था। उसकी भौं की गहरी रेखा ने जो भाग्य के सामने अधिक निहिरता की सूचक थी और जो अब उस समय की तुलना में जबकि पहली बार उसने उसे देखा था कहीं ज्यादा प्रत्यक्ष मालूम होती थी, उसके गोल रूसी चेहरे को अत्यंत सख्त बनाकर बिगाड़ दिया था। पोसीबलो ने अपनी मूंछों को ऐंठा, मनोरंजन कल्पनाओं में रम गया तथा इरादा किया कि वह उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देगा। इसके 5 मिनट पश्चात चौक में पड़ी एक बेंच पर वह उसकी बगल में बैठा था। क्यों मुझे पहचाना नहीं? उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी आंखें उठाई और शांत भाव से उस पर दृष्टि डाली। पहचाना? कहो कैसे हो? उसने खिन्न आवाज में पूछा और उसे अपना हाथ तक नहीं भेंट किया। तुम सुनाओ, कैसे चल रहा है? क्या तुमको अपना कार्ड मिल गया? यह रहा। वह उसी निसंग भाव से अपने वस्त्रों की जेब टटोलने लगी। इससे वह सटपटा उठा। अरे नहीं, उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारा यकीन करता हूँ। इसके अतिरिक्त मुझे कोई अधिकार नहीं है। मतलब यह कि कैसे गुजर रही है। और इस सवाल के मुंह से निकलते ही उसने मन ही मन कहा, जहन्नुम में जाए मेरी बला से। और यह लाग लपेट और अगल बगल में ताक-झांक कैसी, क्या उसे छूते भय लगता है? सुनो पोसीबलो, क्यों नहीं एकदम खुलकर सीधे किस्सा पार कर लेते? मगर इन सब तरह की अन्य बातों से अपने आप को लाख बढ़ोतरी देने पर भी वह एकदम खुलकर सीधा किस्सा पार नहीं कर सका। उस औरत में कुछ था जो आदमी को एक निश्चित प्रसंग को छेड़ने से रोकता था। कैसे गुजर रही है, कोई विशेष बुरी नहीं, भला हो उस। वह आगे नहीं बोल सकी। उसके गाल लज्जा से लाल हो गए। तब तो बहुत अच्छा, बधाई।
मगर इस धंधे को निभाना बड़ा मुश्किल है, जब तक उसकी आदत ना पड़ जाए। क्यों, ठीक है ना? सहसा वह उसकी तरफ झुक गई। सफेद और बल खाता हुआ चेहरा, गोल मुंह, लगता था जैसे वह रोने के लिए उम्र घुमा रही हो। वह उसी तरह सहसा पीछे भी हट गई। अपने आप को पीछे खींच कर वह फिर वैसी ही निसंग हो गई। ठीक है, मैं इसकी अभ्यस्त भी हो जाऊंगी, उसने स्पष्ट और समतल स्वर में कहा। फिर रुमाल निकाल कर जोरों से अपनी नाक साफ की। उसकी निकटता, उसका हिलना डुलना और उसकी शांत निश्चल नीली आंखें, उर्वशी को ऐसा मालूम हुआ जैसे वह अंदर ही अंदर किसी अथक गहराई में धंसा जा रहा हो। उसकी घबराहट हद पार कर गई। वह बैठा ना रह सका। वह उठ खड़ा हुआ और बिना एक शब्द मुंह से निकाले उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। अच्छा तो अब विदा, उसने धीरे से कहा। उसने अपना सिर हिलाया और तेज कदम भरता तथा अपनी बेवकूफी पर अपने को कोसता हुआ वहां से चल दिया। जरा ठहरो मेरे शरीफ पुलिसिया, तुमने अभी मेरा रंग नहीं देखा। एक रोज जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या हूँ तो तुम भूल जाओगे अपने हवाई घोड़े पर सवार होना। वह दिल ही दिल में बड़बड़ाया और साथ ही उसने यह महसूस किया कि वह व्यर्थ ही उस पर अपना बुखार उतार रहा है और इससे वह और भी ज्यादा झुंझला उठा। अगले सप्ताह एक दिन शाम के समय पोत्सीवलो कारवासराय से साइबेरिया घाट की तरफ जा रहा था। तभी गाली गलौज, स्त्रियों की चीख चिल्लाहट तथा अन्य कुत्सित आवाजें सुनकर वह रुक गया। ये आवाजें एक कहवा खाने की खिड़की से आ रही थी। सहायता पुलिस, किसी स्त्री की भरभराती आवाज आई। भयानक घूसों की घनघनाहट, मेज कुर्सियों की उठापटक, इन सब स्वरों को डुबोती हुई एक व्यक्ति की गहरी आवाज, खूब, बहुत खूब। और एक बार सीधे मुंह पर वह जोरों से चिल्ला चिल्ला का उकसा रहा था। सहायक पुलिस अफसर शीघ्रता से दौड़कर सीढ़ियों पर चढ़ गया। कहवा खाने के दरवाजे पर जमा तमाशा देखने वालों की भीड़ को धकियाता अंदर घुसा और उसने देखा नीली आंखों वाली उसकी परिचित औरत एक मेज पर पड़ी अपने बाएं हाथ से अन्य औरत के बालों को दबोचे थी और दाहिने हाथ से उस स्त्री के सूजे हुए चेहरे पर तेज और निर्मम घूंसों की बौछार कर रही थी। अपनी नीली आंखों को वह बेरहमी से सिकोड़ी थी और उसके होठ कसकर भींचे हुए थे। उसके मुख के किनारों से ठोड़ी तक दो गहरी रेखाएं खींची थी और उसका मुंह, जो कभी इतना भावना शून्य था कि देखकर हैरत होती थी, अब बनेले जंतु की भांति निर्मम गुस्से से तमतमा रहा था। एक ऐसे जीव का चेहरा जो एक सहजाति को दारुण यंत्रणा देने तथा उससे मजा लेने के लिए तत्पर था। जिस स्त्री पर वह वार कर रही थी वह केवल धीमी आवाज में भुनभुना रही थी, अपने को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और हवा में अपनी बाहें झटपटा रही थी। पोत्सीवलो को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका समूचा रक्त तेजी से दिमाग की तरफ दौड़ रहा हो। किसी से किसी चीज का बदला लेने की अंधी ख्वाहिश से वह उतावला हो उठा और तेजी से आगे लपक कर गुस्से से पागल उस औरत की कमर को दबोच लिया और उसे खींच के अलग किया। मेज उलट गई। जाम से भरे गिलास झंझना का फर्श पर जा गिरे। दर्शकों की चीखें तथा हंसी गूंज उठी। आक्रोश और झुंझलाहट से पोत्सीवलो की आंखों के सामने सभी काट छाट के चेहरे कूद गए, हंसते हुए और लाल। औरत को वह अपनी बाहों में दबोचे था तथा वह हाथ पांव पटक रही थी। वह उसके कानों के निकट अपना मुंह ले गया और पुकार उठा, सो यह तुम हो? क्यों इस प्रकार तमाशा खड़ा करती, कोहराम मचाती? नीली आंखों वाली औरत की शिकार दूसरी स्त्री टूटे गिलासों के बीच फर्श पर पड़ी सुक्कियां भर रही थी और सुध बुध खोकर रो रही थी। नाटेकत का एक चपल व्यक्ति जो लंबा कोट पहने था पोत्सीवलो को घटना का विवरण सुना रहा था। बात यह हुई हुजूर की, उसने जो वहां पड़ी हुई है इसे गाली दी, कहा हरजाई कुतिया, इसलिए इसने इसके एक तमाचा जड़ दिया और उसने इस पर चाय का गिलास फेंक कर मारा। तब इसने उसका झोटा पकड़कर चित कर दिया, धमाधम, एक के पश्चात एक। इसने उसे ऐसी मार पिलाई कि कोई भी उस पर गर्व कर सकता है। सच बड़े दृढ़ पुट्ठे हैं इसके, इस औरत के मजबूत पुट्ठे। क्यों? स्त्री को अपनी बाहों में और भी अधिक कसते हुए पोत्सीवलो गरजा और स्वयं उसका दिल किसी से
जूझने की भयानक ख्वाहिश से बेचैन उठा। लाल गर्दन और चौड़ी पीठ वाला एक व्यक्ति खिड़की से बाहर अपनी गर्दन निकाले और हास्यजनक तरीके से अपनी चौड़ी पीठ को कमान बनाए सीधे सड़क की तरफ चिल्लाया, ए कोचवान, इधर आओ, चलो अब पुलिस स्टेशन चलो, दोनों की दोनों। ए उठकर खड़ी हो। और तुम कहाँ मर गए थे अब तक? अपनी ड्यूटी की कुछ ध्यान नहीं मूर्ख। ले जाओ इन्हें थाने, जल्दी करो, दोनों की दोनों, समझे? पुलिसमैन पहले एक के और फिर दूसरी के शरीर में डंडा गड़ाता वीरता के साथ उन्हें खदेड़ ले गया। राम और सोडा वाटर जल्दी लाओ, झटपट। खिड़की के निकट एक कुर्सी पर बैठते हुए पोथीवालों ने बैरय से कहा। थकान और हर किसी से, हर वस्तु से वह झुंझलाहट का अनुभव कर रहा था। अगली सुबह वह उसके सामने खड़ी थी, वैसी ही खामोश और दृढ़ जैसी कि वह पहली मुलाकात के समय थी। वह अपनी नीली आंखों से सीधे उसकी ओर देख रही थी और उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। पोथीवालों ने, जिसे रात्रि ढंग से नींद नहीं आई थी और जो इस कारण और भी ज्यादा झुंझलाया हुआ था, मेज पर पड़े कागजों को इधर से उधर पलटा, मगर इससे उसे कुछ मदद नहीं मिली और ऐसी कोई बात उसे नहीं सूझी जिसे वह उससे कहता। बेपक्षपातपूर्ण अभियोग तथा लांछनपूर्ण जुमले, जिनका ऐसे अवसरों पर आमतौर से प्रयोग किया जाता है, उसके मुंह से नहीं निकले। वह उनसे कहीं ज्यादा जोरदार और प्रतिशोधपूर्ण चीज उसके मुख पर पटकना चाहता था। हाँ तो बोलो, उस झगड़े का आरंभ कैसे हुआ? उसने मेरा अपमान किया, औरत ने कहा। ओह, बहुत बड़ा जुर्म किया, पोथीवालों ने व्यंग से कहा। उसे इसका कोई हक नहीं था, मेरा उससे कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। हे ईश्वर, तो तुम अपने को क्या समझती हो? मैंने मजबूरी से इस धंधे को अपनाया है, मगर वह तो तुम्हारी सोच में वह मौज मजे के लिए यह करती है, क्यों? यही ना? हाँ यही। उसके कोई बाल बच्चे भी नहीं हैं। बस करो। क्या तुम यह समझती हो कि अपने बच्चों का रोना रोकर मुझे बहला लोगी? इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुमने फिर कोई गड़बड़ की तो 24 घंटे के अंदर तुम्हें यह नगर छोड़ना पड़ेगा। मेले से अपने पैर दूर ही रखना, समझी? घबराती क्यों हो? तुम्हारी जैसियों को मैं खूब समझता हूँ। जरा सी देर में सही कर दूंगा। शोर मचाती हो क्यों? वह सबक सिखाऊंगा कि याद रखोगी। अल्फाज तेजी से बिना किसी प्रयास के उसके मुंह से निकल रहे थे, हर अल्फाज पिछले शब्द से अधिक अपमानजनक। स्त्री का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपनी आंखों को बिल्कुल वैसे ही सिकोड़ रखा था जैसे कि पिछली रात कहवा खाने में उसने सिकोड़ा था। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मेज पर घूसा मारते हुए पोथीवालों चिल्ला पड़ा। भगवान ही तुम्हारा इंसाफ करेगा, उसने रूखी और धमकी भरी आवाज में कहा और तेज कदमों से दफ्तर से बाहर चली गई। इंसाफ की बच्ची, पोथीवालों चीखा। उसका अपमान करने में उसने सुख का एहसास किया। उसके शांत और चिरविकार शून्य चेहरे से और जिस तरीके से अपनी नीली आंखों से सीधे उसकी ओर वह देखती थी, उससे वह बुरी तरह झुंझला उठा। पता नहीं अपने को क्या समझती है, निरा बहाना है, बच्चों का भला इससे क्या लेना देना। एक मामूली बेवा, सड़कों की धूल चाटने वाली, मेले में आई कि धन कमाएगी मगर बनती है शराफत की पुतली, पता नहीं क्यों। एक शहीद मजबूरी। बच्चे, भला किसके गले के नीचे उतरेगी यह खुराफात? इतनी हिम्मत है भी नहीं कि अपने को उसी रूप में देख सके जो कि वह है। हालातों के सिर दोष मर्द स्वयं अपने को दूध का धुला जताती है। वाह! किंतु बच्चे भी आखिर थे ही। गोरे चेहरे का एक छोटा लड़का लजीला, स्कूल की पुरानी फटी वर्दी पहने, कानों पर एक काला रुमाल बांधे तथा एक छोटी लड़की स्कर्ट पहने हुए, जो उसके बदन से काफी बड़ी और ढीली ढाली थी। दोनों कमसिन घाट के तख्तों पर बैठे सर्दी की हवा में कांप रहे थे और खामोशी से बतिया रहे थे। उसकी माँ उनके पीछे खड़ी थी, कुछ गांठों को टेक लगाए तथा मुग्ध नीली आंखों से उन्हें देख रही थी। छोटे लड़के की सूरत उससे मिलती जुलती थी, उसकी आंखें भी नीली थी। रह रहकर वह अपना सिर ऊपर उठाता, जिस पर वह ऐसी टोपी पहने था जिसकी कलगी टूटी हुई थी। अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता। छोटी लड़की के चेहरे पर बुरी प्रकार के चेचक के दाग थे, छोटी सी पैनी नाक तथा दो बड़ी बड़ी भूरी आंखें जिनमें चंचलता और अकलमंदी की चमक थी।
खाट के तख्तों पर उनके अगल बगल तरह तरह के बंडल और पोटलियां पड़ी थीं। सितंबर के आखिरी दिन थे। सारे दिन बारिश पड़ती रही। नदी के किनारे पर कीचड़ फैली थी। गंदीली लहरें जोरों से ध्वनि करती तट से टकरा रही थीं और हवा में एक धीमी धुन गूंज रही थी। तरह तरह के सभी प्रकार के लोग आ जा रहे थे। उन सभी के चेहरों पर व्यग्रता की एक झलक थी, जैसे उन्हें अपने काम का उतावलापन हो। नदी के नजारे की इस उमड़ती घुमड़ती पृष्ठभूमि में एक माँ तथा 2 बच्चों की यह शांत तिकड़ी अपनी तरफ तुरंत ध्यान खींचती थी। सहायक पुलिस अफसर पोसीबलो की दृष्टि उन पर पड़ चुकी थी और दूर खड़े रहने पर भी वह इन तीनों को बड़े गौर से देख रहा था। वह उनकी हर हरकत से अवगत था और जाने क्यों शर्म का अनुभव कर रहा था। काशिन वाला स्टीम बोट आधे घंटे के अंदर इस घाट से छूटकर बोलगा की तरफ जाने वाला था। नीली आंखों वाली औरत झुकी हैलों और पोटलियों को अपने कंधों और बगल में दबाकर सीधी हो गई और सीढ़ियां उतरती चल दी। बच्चे उसके आगे चल रहे थे, हाथ में हाथ थामे तथा अपने हिस्से की पोटलियों को अपने कंधों पर रखे। पोसीबलो को भी बाहर जेदी पर ही पहुंचना था। चाहता तो यही था कि ना जाए, मगर उसके सामने और कोई चारा ना था। सो कुछ देर पश्चात वह वहां टिकट घर से कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। उसकी परिचित औरत टिकट खरीदने लगी। एक हाथ में वह अपना भारी बटुआ थामे थी, जिसमें से नोटों की एक गड्डी झांक रही थी। मैं चाहती हूँ, उसने कहा। तात्पर्य यह है, ओह, बात यह है कि बच्चे तो दूसरे दर्जे में जाएंगे, कोस्त्रोमा, और मैं तीसरे में। मगर यह बताइए, क्या मैं उन दोनों के लिए एक ही टिकट नहीं खरीद सकती? नहीं, अपवाद रूप में खास तौर से तो बनवा सकते हैं ना। ओह शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर तुम्हारा भला करे। और वह टिकट लेकर चल दी। उसका मुख खिला हुआ था। बच्चे उससे चिपके जा रहे थे, घाघरा खींच खींच कर उससे पूछ रहे थे। उसने उनकी बात सुनी और फिर मुस्कुरा दी। तुम भी खूब हो। मैंने बोला ना कि खरीद दूंगी। क्यों, कहा था ना। क्या मैं कभी चीज से तुम्हें वंचित रख सकती हूँ? हर एक के लिए 2-2। अच्छी बात है। तुम लोग वहीं पर ठहरो, अभी लेकर आती हूँ। वह दरवाजे के निकट कुछ दुकानों पर गई जहां फल जैसी मिठाइयां बिकती थीं। वहां से लौटकर वह अब फिर अपने बच्चों के मध्य आ गई थी और उनसे कह रही थी, यह बहुत ही खुशबूदार साबुन तुम्हारे लिए है वारिया, जरा सूंघ कर देखो। और यह कलम तराश चाकू तुम्हारे वास्ते है पेत्या। देखा, मैं जरा भी नहीं भूली। और ये है पूरी 1 दर्जन नारंगियां, मगर इन्हें एक बार में समाप्त ना कर देना। स्टीम बोट घाट से आ लगा। एक झटका, लोग डगमगा गए। औरत ने अपने दोनों बच्चों को समेटकर अपने से चिपका लिया और फिर चौकन्नी दृष्टि से इधर उधर देखा। खतरे का कोई निशान ना देख वह मुस्कुरा दी। बच्चे भी हंसे। स्टीम बोट पर चढ़ने की सीढ़ी लटका दी गई तथा लोगों की धारा बोट की तरफ बढ़ गई। ए धीरे, धक्का न दो, पोसीबलो भीड़ पर चीखा। ए मूर्ख, वह एक बढ़ई पर गरजा जो हथौड़ियों, आरियों, रेतियों और दूसरे औजारों से लदा फंदा था। यह क्या कबाड़ हलाया है? एक और हट और स्त्री को रास्ता दे जो बच्चों को अपने साथ लिए है। ओह, कितना बेवकूफ आदमी है। कहते कहते उसका स्वर एकदम मुलायम पड़ गया जब वह औरत नीली आंखों वाली उसकी परिचित गुजरते वक्त उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोट पर पहुंच जाने के बाद सिर झुकाकर उसने अभिवादन किया। तीसरी सीटी, रस्से खोल डालो। कप्तान के मंच से कमान की आवाज उभरी। बोट कांपा तथा हरकत करने लगा। पोसीबलो डेक पर खड़े लोगों में अपनी परिचितता को देख रहा था। जब वह दिखाई पड़ी तो उसने अपनी टोपी उतार ली और फिर सिर झुकाकर अभिवादन किया। उत्तर में रूसी ढंग से वह झुकी और क्रॉस का निशान बनाया और इस तरह वह तथा उसके बच्चे कोस्त्रोमा लौट गए। उन्हें विदा करने के पश्चात सहायक पुलिस अफसर पोसीबलो ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपनी ड्यूटी पर लौट आया, भारी उदासी तथा दुख का एहसास करते हुए।